एक ऐसा लॉयर जिसने हजारों क्रिमिनल्स को जेल के पीछे पहुंचाया, या फिर मिस्टीरियस तरीके से उसका जो भी क्रिमिनल होता था वो मर जाता था, न जाने क्यों। और अब वही प्रोसिक्यूटर हेल में पहुंच चुका है, जहां पर डेविल्स उसके सामने है और एक डेविल उसे ऑफर करता है कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हारी पूरी फैमिली दोबारा से जिंदा हो सकती है, तुम भी दोबारा से जिंदा हो सकते हो। अब उसका वो डार्क सीक्रेट क्या था, वो हेल में क्यों पहुंचा है और उस डेविल ने उसे क्या डील ऑफर की है। दोपहर के 2 बजे एक कार क्रैश होता है जहां पर एक पूरी फैमिली खत्म हो जाती है और इसमें जो मेन विक्टिम था वो था प्रोसिक्यूटर इसाकू होंजो। और ये ऐसे क्रिमिनल्स के पीछे जाता है जो कि बहुत ही हीनस क्राइम्स करते थे। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और बहुत सारे लोग इसे सपोर्ट भी करते थे क्योंकि सबसे घटिया क्रिमिनल्स को ये जेल में पहुंचाता था। और सबसे सैड बात ये थी, ये सब कुछ उसकी बेटी के बर्थडे के दिन हुआ था और हर तरफ उसका एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था कि मैंने खुद अपने हाथों से डेविल को मारा है ताकि मैं एक नई दुनिया बना सकूं। लेकिन अब मरने के बाद उस प्रोसिक्यूटर की आंखें खुलती है और वो अपने सामने देखता है, वहां पर एक अजीब सी बिल्डिंग थी, हर तरफ आग ही आग थी। वहां पर अजीब से डीमन जैसे लोग लोगों को यहाँ से वहां ले जा रहे थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोई रुकने के लिए कह रहा था, कोई कह रहा था ये बहुत ज्यादा गर्म है, कोई कहता है कि मेरी आंखें जल रही हैं। और उस टाइम पर वो सोचता है कि ये इंसेन है, नहीं ये कोई गलती नहीं हो सकती, मैं नर्क में पहुंच चुका हूँ, ये इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी बिताई है कि मैं क्रिमिनल्स को इस दुनिया से हटा सकूं ताकि एक अच्छी दुनिया बना सकूं। वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है और सोचता है कि यार मैंने तो आज तक कोई गलती भी नहीं की, मैंने अपनी सारी जिंदगी एक सही तरीके से जी थी, तो मैं नर्क में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अब वो गुस्से से पागल होने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई गलती होगी। वो सोचता है कि मैं किसी सपने में हूँ और अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। और वो अब भी एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था कि मैंने हजारों क्रिमिनल्स को जेल में भेजा है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। लेकिन तभी वहाँ आसमान से बहुत सारे गन बैरल्स उसकी तरफ आते हैं और गोलियां चलाने लग जाते हैं। और इस टाइम पर वो यही सोच रहा था कि यार जब सब कुछ फाइनली ठीक हो रहा था, मैं अपने परिवार में खुश था, मैं अपना काम ढंग से कर रहा था, दुनिया एक अच्छी जगह बन रही थी, तभी ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और बिल्कुल एंड टाइम पर वो पीछे देखता है और उस टाइम पर वो गोलियों से बच जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा अनोयंस में ऊपर देखता है कि ये कौन है और आखिरकार हो क्या रहा है। वहां पर एक बुढ़िया थी और उसके चारों तरफ गन्स ही गन्स थी और वो हैरान हो जाते कि ये क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे जमीन से एक बड़ा सा हाथ आता है और कोई कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, द डेविल्स एडवोकेट। ये वो इसे कहता और वो बहुत ही जाइगेंटिक मॉन्स्टर होता है। और इस टाइम पर वो प्रोसिक्यूटर बस ये सोच रहा था कि ये इतना ज्यादा बड़ा है, इसकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा बेकार है, ये पक्का एक डेविल होगा। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है कि उसके साथ अजीब से कुछ सांप भी जुड़े होते हैं, बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। लेकिन अब भी हमें उसका पूरा शरीर नहीं दिखाया जाता और वो बस उस प्रोसिक्यूटर को एक बात कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो, इसका मतलब तुमने अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है, तुम में से जो खुशबू आ रही है वो एक ऐसे इंसान से नहीं आती जो कि यहाँ पर पाप कर आया हो, तुम में से जस्टिस की स्मेल आ रही है। और वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि ऑब्वियसली मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो नर्क में आता है, मैं एक लॉयर था, एक प्रोसिक्यूटर जो कि क्रिमिनल्स को जज करता था। और उस टाइम पर वो डेविल कहता है कि ओ तो तुम वो मॉर्टल थे जिसे जस्टिस की समझ है, क्योंकि इविल को हटाना पहला स्टेप होता है एक ट्रू जस्टिस के लिए। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता और कहता है कि मैं अर्ल ऑफ जस्टिस हूँ और अपना नाम बताता है एंड्रोमिलस। मैं सोलोमन के 72 पिलर्स में से एक हूँ जो कि तुम्हें पसंद करते हैं और मैं जस्टिस को प्यार करता हूँ और उसे अपहोल्ड करना पसंद करता हूँ और यही मेरा काम है। और इस टाइम पर वो प्रोसिक्यूटर खुश हो ही रहा था कि ये अर्ल ऑफ जस्टिस है, ये एक ऐसा डेविल लग रहा है जो कि थोड़ा बहुत रीजनेबल होगा, तो शायद मैं इससे बात कर पाऊंगा। उसके चेहरे पर स्माइल आती है इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता। एंड्रोमिलस अपनी बिल्कुल टोन चेंज कर लेता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर सोच रहा था कि अगर अपने कार्ड्स को राइट प्ले करूंगा तो मैं इससे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा पाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ उसका मूड बिल्कुल चेंज हो चुका था और वो कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा घिन आती है जिन्हें ये नहीं पता कि आखिरकार जस्टिस होता क्या है। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ये डिफाइन करने का कि आखिरकार इविल होता क्या है। और वो प्रोसिक्यूटर हैरान हो जाता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे। और वो अपना मुंह खोलता है और वो इतना बड़ा होता है कि वेल भी उसके सामने छोटी लगेगी और वो कहता है कि मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और तुम कुछ नहीं बस एक डेविल्स एडवोकेट हो। लेकिन तभी ऊपर से एक 3 हेडेड
डॉग आता है जिसके विंग्स होते बहुत ही अजीब सा क्रीचर होता है और उसके कंधे में काट लेता है। एंड्रोमेलस दर्द से चीखता और देखता है कि ये कौन है, और इस 3 हेडेड डॉग के ऊपर जो बैठ कर आया था वो कहता है, अरे एंड्रोमेलस तुम क्या कर रहे हो, तुम इस इंसान को पहले ही मारना चाहते हो, मैं इतनी मुश्किल से तो इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। और जो ये नया डेविल आया था वो एंड्रोमेलस को कहता है कि तुम बहुत ही, वैसे एक बात बताओ कि अगर कोई डेविल एक बुरे इंसान को पनिश करता है तो अच्छा डेविल है या फिर बुरा डेविल है? खैर छोड़ो, मुझे नहीं पता कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ प्ले कैसे करते हैं। और उसके बाद वो नया डेविल सीधा प्रोसिक्यूटर के पास जाता और उसे कहता है कि अरे बढ़िया हुआ, इसीलिए मुझे ऐसे डेविल से डील करना पसंद नहीं है जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती। और उसके बाद वो एंड्रोमेलस को कहता है कि तुम्हें डील पता है ना कि एक एडवोकेट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मार देना रूल्स के खिलाफ है, मिलेनियल फेस्टिवल के रूल्स, याद है ना? और ये देखकर एंड्रोमेलस थोड़ा सा पीछे हट जाता और उसे लगता है कि यार मेरी चोरी पकड़ी गई। और वहां पर वो दूसरा डेविल उसे कहता है कि अपने कैरेक्टर में रहो, तुम ही कहते हो ना कि जस्टिस जरूरी है, तो तुम रूल्स को नहीं तोड़ सकते, और मैंने कितनी मुश्किल से इसे यहाँ पर बुलाया है। और उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर की तरफ देखता और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसाकू कि तुम यहाँ पर आए हो, और हाँ मैं माफी मांगता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर वेट करना पड़ा। लेकिन इसाकू वो प्रोसिक्यूटर अभी भी गुस्सा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, अब क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और वो नया डेविल कहता है कि अरे हाँ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया, मेरा नाम है ब्यून, ये डेविल ऑफ जस्टिस था और मैं हूँ डेविल ऑफ एलिगेंस। मेरा नाम है ब्यून द डेविल ऑफ एलिक्वेंस, मैं सोलोमन के 72 पिलर्स में से एक हूँ और मैं ही वो डेविल हूँ जिसने तुम्हें इस नर्क में इनवाइट किया है। और वो इसाकू उस प्रोसिक्यूटर को कहता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और इसी टाइम पर एंड्रोमेलस अपने दांत टाइट कर रहा था जैसे वो अटैक करने वाला है। लेकिन तभी ब्यून का जो 3 हेडेड डॉग होता है वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ब्यून अपनी बातचीत उस प्रोसिक्यूटर के साथ कंटिन्यू करता है और कहता है कि तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि तुम्हारे जैसा एक लॉयर, एक प्रोसिक्यूटर जो कि चैंपियन है जस्टिस का, आखिरकार वो नर्क में क्यों आ गया है और इस ब्लॉकहेड डेविल ने तुम पर अटैक क्यों किया था? लेकिन तभी वो एंड्रोमेलस अपने आप को छुड़ाता है और ऊपर जंप करता है, और उस टाइम पर जो उसके साथ जो बुढ़िया आई थी वो उसे कहता है कि इससे पहले कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए ज़ुकोवा उसे मार दो। और वो बुढ़िया वहां पर बहुत सारी गोलियां चलाने लग जाती है, हर जगह तबाही मच जाती है, लेकिन वो अचानक से रुकती है और वो बुढ़िया और एंड्रोमेलस दोनों ही नीचे बहुत ही अनोयंस में देखते हैं क्योंकि वहां पर ब्यून ने एक बड़ा सर्कल बना लिया था। और इस टाइम पर एंड्रोमेलस अपने मन में सोच रहा था कि यार दुनिया के सबसे घटिया डेविल को ही इस मिलेनियल फेस्टिवल को ज्वाइन करना था, ये पार्टिसिपेट आखिरकार कर क्यों रहा है? मैंने सुना था कि ये गायब हो गया था जब ये बाल से हार गया था। अब याद रखना बाल कोई और है, ये ब्यून है, और जो ये दाढ़ी वाला इंसान है ये है एंड्रोमेलस। लेकिन उसके बाद ये भी सोचता है कि वो इंसान, उसके अंदर से सेंट ऑफ जस्टिस तो आ रही थी लेकिन उसके अलावा बस एक नॉर्मल बुरा इंसान है और ज्यादा कुछ है ही नहीं। और एंड्रोमेलस को लग रहा था कि उस इंसान ने इसकी बेइज्जती की है और वो मनी मन कसम खाता है कि मैं बदला जरूर लूंगा। और अब उस बड़ी सी बॉल के अंदर ब्यून था और वो प्रोसिक्यूटर था, और वो कहता है कि अब बातें शुरू करते हैं और तुम्हें समझाता हूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो पहले उसके बारे में बात करता है कि तुम्हारा नाम है इसोकू होंजू, 38 ईयर्स ओल्ड, और तुम्हारा प्रोफेशन है एक प्रोसिक्यूटर, और तुम्हारा करियर काफी इंप्रेसिव रहा है। लेकिन इसके बाद जो वो रिवील करता है वो उसकी जिंदगी की सच्चाई थी। वो कहता है कि जब तुम स्टूडेंट थे तो तुम्हारी एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी जिसे किसी ने जान से मार दिया था और भी बहुत कुछ गलत किया था, और उस केस में कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया था और वो केस बस ऐसे ही पड़ा रहा और उसके बाद क्लोज हो गया था। और तुम एक प्रोसिक्यूटर, एक लॉयर इसीलिए बने थे क्योंकि तुमने कसम खाई थी कि तुम अपनी दोस्त का बदला लोगे, और ऐसे ही गलत काम करने वालों को तुमने कोई दया नहीं दिखाई। तुमने उनके साथ उतना ही गलत किया जितना उन्होंने बाकी लड़कियों के साथ किया था, और इसी वजह से तुम काफी फेमस प्रोसिक्यूटर बन गए थे। लेकिन वो प्रोसिक्यूटर उसका गला पकड़ता और कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करना, और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कुछ पता है तो क्या तुम ही वो हो जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है इस नर्क में जहाँ पर आना मैं डिजर्व नहीं करता? और आखिरकार अगर मुझे यहाँ पर लेकर आना था तो तुमने मेरी वाइफ और मेरी डॉटर को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया? लेकिन ब्यून अब भी हंसते हुए उसे कहता है कि ओ तो तुम पहले क्रिमिनल्स के पीछे जाते थे, अब क्या तुम डेविल्स
को हंट करोगे, लेकिन अगर डेविल्स को मारना है तो एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, जिससे तुम एक होली नाइट बन जाओगे, ना कि एक प्रोसिक्यूटर। तब इस जमीन में से अजीब से टेंटिकल्स निकलते हैं और होंजू को जमीन पर बांध देते हैं। और ब्यून कहता है कि मैं डेविल ऑफ एलिक्वेंस हूँ और मुझे बोलते वक्त कोई डिस्टर्ब करे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम वैसे भी पहले से ही मरने वाले थे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग किया है, मैं बस तुम्हें यहाँ पर ले आया था एक डेविल्स एडवोकेट की तरह। और इस टाइम पर होंजू बहुत ज्यादा अनॉयड होता और वो कहता है कि बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह जो कि उस एंड्रोमेलस डेविल के साथ लड़ रही थी, तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साइड में खड़ा होकर लड़ूं? आखिरकार मैं तुम्हारी एक भी बात क्यों सुनूं? तुम वो इंसान हो जिसने मुझे और मेरी परिवार को मारा है। और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक स्माइल आने लगती है और कहता है कि क्यों? वेल, क्योंकि तुम्हारे पास ये एक इकलौता चांस होगा जिससे तुम अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर पाओगे। अगर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी वापस लाई जा सकती है, तुम दोबारा से उसी दुनिया में पहुंच जाओगे जहां पर तुम थे, बिल्कुल ठीक। और ये सुनकर वो प्रोसिक्यूटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता और पूछता है क्या ये बातें सच हैं? और अब एक मैनेजिंग स्माइल के साथ ब्यून कहता है कि अब तुम या तो मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, या फिर तुम दूसरे डेविल्स के हाथों मारे जा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर आए हुए 10 सेकंड नहीं हुए थे, एक डेविल ने तुम पर अटैक कर दिया था और मेरे बिना तुम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ब्यून उसे कहता है कि तुम मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट को क्यों नहीं सुनते डिसाइड करने से पहले? क्या तुमने कभी भी सोलोमन के बारे में सुना है? बाइबल अगर तुमने कभी पढ़ी ही हो तो उसके पास एक ऐसी रिंग थी जिसमें एब्सोल्यूट पावर थी जो किसी भी चीज को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, तबाह कर सकती है। लेकिन अब तुम यकीन करो या फिर ना करो, वो प्रेशियस रिंग टुकड़ों में टूट गई थी और उसका एक एक टुकड़ा मिला था 72 डेविल्स को, फेयर एंड स्क्वायर। एब्सोल्यूट पावर के 72 फ्रेगमेंट्स हुए और वो 72 डेविल्स को मिल गए और उसकी वजह से यहाँ पर एक वायलेंट स्ट्रगल शुरू हो गया था कि किसको पूरी रिंग मिलेगी। ये सारे डेविल्स एक दूसरे से लड़ रहे थे ताकि वो सारे फ्रेगमेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर सकें। लेकिन दिक्कत ये थी कि हम सब के सब इमॉर्टल है तो मर नहीं सकते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता और बहुत ही लंबे टाइम तक चलता रहा। तो हमारे फेयर और इम्पार्शियल किंग ऑफ डेविल्स बाल ने कहा कि एक मिलेनियल फेस्टिवल रखते हैं जहां पर हर एक डेविल अपने उस रिंग के टुकड़े को दांव पर लगाएगा और जो जीतेगा वो सारे टुकड़े ले जाएगा। और रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं कि हमारी तरफ से एक हमारा डेविल्स एडवोकेट होगा जो हमारे लिए लड़ेगा और जो जीतेगा उसको सामने वाले डेविल का वो फ्रेगमेंट मिल जाएगा, सिंपल। और उसके बाद वो उसके पास आता, उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है कि अगर तुम्हें वो फ्रेगमेंट मिल जाए तो तुम अपने परिवार को वापस ला सकते हो, दोबारा से जिंदा कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, तुम जो कुछ भी डिजायर करते हो सब कुछ पूरा हो सकता है। लेकिन वो प्रोसिक्यूटर अभी भी बहुत ज्यादा अनॉयड होता और कहता है कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस है। लेकिन उसके मुंह पर हाथ रखता और उसे दूर कहता है और उसे पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों चूज किया। और ब्यून उसे कहता है कि अच्छा वो तो बस एक बहुत ही छोटा सा रीजन था। एक आदमी था जिसका नाम था सोलोमन, वो तुम्हें काफी पसंद करता था, बस यही रीजन था और कुछ नहीं। और जब प्रोसिक्यूटर का हाथ उस डेविल के मुंह पर था वो अचानक से अपनी जीभ बाहर निकालता है और चाटने लग जाता है, जिससे वो बहुत ही क्रीप आउट हो जाता है कि क्या कर रहे हो। और अब ब्यून उसे कहता है कि हैगलिंग बहुत हुई, अब मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओगे या फिर नहीं। वो अपना हाथ आगे करता, उसका हाथ ग्लो कर रहा था और उस टाइम पर उसके मन में चल रहा था कि कोई ना कोई क्लियर रीजन जरूर होगा कि इसने मुझे पसंद किया था और उस रीजन को ढूंढने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही होगा। उसके साथ हाथ मिलाता है और अब वो एनर्जी उसके अंदर फ्लो होने लग जाती है और उसके मन में एक डायलॉग चलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे डेविल्स एडवोकेट बनना ही होगा। और इस टाइम पर जब वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो रही थी, ब्यून उसे बताता है कि एक बार जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाएगा उसके बाद तुम्हें एक नई एबिलिटी मिलेगी जो कि डेविल की पावर से मिलेगी, लेकिन बेस्ड होगी तुम्हारी प्रीवियस लाइफ पर। और उसका हाथ अचानक से म्यूटेट होने लग जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर फ्लो करती है, वो दर्द से चीखने लगता है। और इसी के साथ ब्यून उसे बता रहा था कि तुम्हारी एबिलिटी बेस्ड होगी उस चीज पर जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानते हो। और उसका हाथ अजीब सा होने लग जाता है और उसके हाथ के अंदर से एक ब्लेड निकलता है और ये देखकर ब्यून कहता है कि अच्छा तो ये वेपन निकला है तुम्हारे हाथ से। और वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम एक प्रोसिक्यूटर थे, मुझे लगा था कि एक लीगल रोब या फिर एक लॉ की किताब कुछ बाहर निकल कर आएगी। और अब ब्यून स्माइल कर रहा था और कहता है कि आई गेस ये भी सही रहेगा क्योंकि तुम्हें लड़ना भी तो है। नाइस टू मीट यू
डेविल्स एडवोकेट। और अब वो उस बॉल से बाहर निकल कर आ रहा है जो कि ब्यून ने बनाई थी, उसके अंदर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। वो बाहर बहुत ही स्माइल के साथ निकलता है, उसके अंदर एनर्जी फ्लो हो रही थी और उसके पीछे से उसका डेविल उसे देख रहा था। उसका हाथ अजीब हो चुका था लेकिन उसके अंदर से एक ब्लेड निकल रहा था और अब वो अपनी टाई को थोड़ा लूज करता है क्योंकि उसे पता था कि अब उसे फाइट करना पड़ेगा। और वो सोचता है कि मरने के बाद भी मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ, आखिरकार मेरी जिंदगी में और मेरी किस्मत में क्या लिखा था। और वहीं दूसरी तरफ एंड्रोमेलस उसे कहता है कि फाइनली तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है ब्यून, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा क्योंकि अभी बस एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सिनर है जिसने अभी तक अपनी एबिलिटीज को परफेक्ट नहीं किया है। और इसी के साथ वो बुढ़िया भी, जिसका नाम जुकोवा होता है, वो उस पर अटैक कर देती है। अब वो आगे लड़ने के लिए जाता है और पीछे से ब्यून उसे कहता है कि मिलेनियल फेस्टिवल में तुम्हारा ऑफिशियली स्वागत है, अब तुम एक पार्टिसिपेंट बन चुके हो। ऐसे फाइट करना जैसे तुम्हारी जिंदगी इस चीज पर डिपेंड करती है इसाकू। और इस टाइम पर वो इसाकू और वो प्रोसिक्यूटर ऊपर देख रहा था और सोचता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी विश पूरी हो जाए, मेरा परिवार दोबारा से जिंदा हो जाए, और इस टाइम पर उसके माथे के आसपास गोलियां आ रही थी, वो उन्हें डॉज करता है, तो मुझे ये फाइट जीतनी ही होगी। लेकिन इस टाइम पर उसका इंटरनल डायलॉग चल रहा था कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में एक प्रोसिक्यूटर का जो क्रिमिनल्स को सजा देता था और अब जब मैं एक डेविल्स एडवोकेट बन चुका हूं तो क्या यही था जो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा था। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, अगर भगवान के लिखे हुए उस किस्मत को भी मिटाना पड़े, मैं वो करूंगा। और इस टाइम पर उसकी फाइट शुरू हो जाती है, वो बार बार उस पर गोलियां चलाती है, उसे डॉज करता हुआ आगे पीछे भागता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, एक अटैक लैंड भी होता है लेकिन वो दोबारा से रीजनरेट करने लग जाती है और वो प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि बुढ़िया आज तुझे मरना ही होगा, क्यों ना मैं तेरा दिमाग ठीक कर दूं। उसके बाद वो बार बार उस पर अटैक करता है और फाइनली वो एक अजीब से बॉल में बदल जाती है और ऐसा बॉल जैसा ब्यून ने बनाया था बिल्कुल वैसा ही। और उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर उस बुढ़िया की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती है और अब ये दोनों ही जो डेविल्स एडवोकेट है वो वहां पर फाइट करेंगे।